बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं अल्ताफ़ अहमद नाम है, ताल्लुक़ रहीमिया खान से है और ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। अब तो काफ़ी अच्छे से जान चुके हुए हैं। तो रिसेंटली हमने जो स्टडीज़ की थी उसमें पहला जो हमारा सेशन था जिसमें हमने पूरा टॉपिक कवर किया, तो उसमें हमारी दो क्लासेस लगी थी, पहली और दूसरी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की थी। आप लोग जानते हैं। उसके अलावा हम आगे गए टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, तो हमारी पांच क्लासेस जो थी वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर थी, जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस को कवर किया था कि हम मार्केट को टेक्निकली किस तरह देखते हैं, कहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं बायर्स कहाँ हैं और सेलर्स कहाँ पे हैं। और इसके अलावा अ, हम जो है वो उन पॉइंट्स को ढूंढते हैं या उन पैटर्न्स को ढूंढते हैं जहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। नेक्स्ट सेशन था, जो टॉपिक था मेन, वो फंडामेंटल एनालिसिस था कि न्यूज़ के ऊपर हम किस तरह ट्रेड करते हैं और न्यूज़ ट्रेड हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो उससे बचना कैसे है और कब बचना है, और अगर कर सकते हैं तो हमने अपने माइंड को किस तरह इस्तेमाल करना है उस न्यूज़ को रिट्रीव करने के लिए, समझने के लिए, डिकोड करने के लिए कि इस न्यूज़ का बेसिक जो है ना वो इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है। तो ये तो हमारे टॉपिक्स थे। आज का जो टॉपिक है वो सबसे हटके है। वो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है कि आपके पास कितना फंड होगा और उस फंड पे आप कितना रिस्क लोगे और उस रिस्क की वजह से आप कितना लंबा मार्केट में सरवाइव कर सकोगे, कितने अरसे तक कमा सकोगे। वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हर बार की तरह एज यूजुअल कि हम जो है वो काशा भाई का माइक ओपन करेंगे और उनसे शेयरिंग लेंगे। वो हर बार जो है ना वो एक नई बात हमें बताते हैं और नो डाउट वो इफेक्टिव बात होती है और उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस भी होता है। तो चूंकि ये डेडिकेटेड है ये क्लासेस उकाशा भाई की तरफ से, हयात ज़र की तरफ से, तो मैं चाह रहा था कि उकाशा भाई का मैं माइक ओपन कर दूं, वो फिर अपने हिसाब से शेयरिंग करें, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। उकाशा भाई कंटिन्यू कीजिएगा। अलैक्म। वाह। नाम मुकाशा जफर, ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर रेमियर खान से। बस शेयरिंग तो आपको पता ही है। बात यह है कि आज की जो क्लास है बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट में कैसे जिंदा रहना है ये आज सीखना है हमने, और लॉन्ग टर्म तक हमने कैसे जिंदा रहना है जाहिर है, तो इसको सीखना चाहिए। तो ऐसा भी होता है कुछ लोग $10 लेके आते हैं और स्टैंडर्ड लॉट लगाकर बड़ा $10 लगाकर तो बैठ जाते हैं और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा जो अंदाजा है कि मार्केट का ये एक आधा सांस भी नहीं है, कि मतलब कि मार्केट ये, मतलब कि अगर आप लॉट लगाते हैं और मार्केट सांस लेती है तो आपके $10 वैसे ही खा जाती है। तो बेहतर ये है कि आप बड़े से स्टार्ट करें और जितना हो सके आप बेहतर की तरफ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा $100 से इसको स्टार्ट लें। तो बाकी मेरी बात यही है कि मार्केट को सीखें। इसको आज की जो क्लास है इसमें आपको यही सिखाया जाएगा कि आप छोटे फंड को कैसे मैनेज कर सकते हैं और देर तक कैसे जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। बाकी रही बात अल्ताफ भाई की, माशाल्लाह अच्छे टैलेंटेड हैं और ट्रेनर हैं। तो बाकी वे सुनते हैं जी इनकी क्लास। ठीक है जी अल्ताफ भाई। जी बहुत शुक्रिया। आप खुद को फिर म्यूट कर लें, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक भाई का आया है कि आप सबकी हेल्प करें, 2,000 में से $100 सबको दें स्टार्ट करने के लिए। वेरी नाइस। अच्छा, तो बेसिकली मैं ना आपको एक थोड़ा लाइफ लेसन भी देना चाह रहा हूँ आज की क्लास के रिलेटेड, कि आपको जो है ना वो पता होना चाहिए कि लाइफ इस टाइम जिस तरह की गुजर रही है, स्पेशली हम अपनी जो बिलव्ड कंट्री है या कंट्री ऑफ आवर सर्वाइवल कह लें, पाकिस्तान, वहाँ पे हम जो है वो एट द एंड भले हम जितने मर्जी खुश मिजाज क्यों ना हो, हम जो है वो कहीं ना कहीं सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी जो उम्र है उसको गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी है, मानना पड़ेगा, हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।
तो इसके बावजूद हम हर वो तरीका इस्तेमाल करते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सरवाइव कर सकें। किस बेस के ऊपर? जिंदा रहने की बेस के ऊपर, सहूलियात की बेस के ऊपर, या फिर तीसरी जो कैटेगरी आती है वो हमारे पास ड्रीम्स को अचीव करने की बेस के ऊपर। लाइफ की जो है वो चार स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो सर्वाइवल की होती है। आपको हमेशा एक इनकम रिक्वायर रहेगी ही रहेगी अपनी लाइफ में। जो आप कभी भी जो है ना वो इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं कर सकते कि जहाँ पे बिना कुछ किए आपको इनकम आती रहे। तो इनकम के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, और वो कोशिश आप करते हैं बेसिकली जिंदा रहने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में चूंकि चीज़ें जो है वो सबब के तहत होती हैं। तो सबब जो है वो हमारा करेंसी है, और करेंसी कमाने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी तगुदो करते हैं, और तगुदो की बेस के ऊपर हम सरवाइव करते हैं। सर्वाइवल के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो हमारे पास वो वाली स्टेज आती है जिसे हम ड्रीम्स वाली स्टेज कहते हैं, जहाँ पे हम जो है वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश कोशिश करते हैं, खुद को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। या उसके अलावा अपनी जो ज़रूरियात हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक कमरे में बैठा हूँ और एक पंखा चला के मैं वक्त गुजार रहा हूँ कि मेरा जो है ना वो दिन गुजर जाएगा, वहीं पे मैं ड्रीम वाली लाइफ में आके अपने कमरे में एसी लगाता हूँ ताकि मैं अपने आप को सहूलत में रख सकूँ। इसके बावजूद हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर, दुनियादारी के अंदर हमें मिलते हैं कि जिनका सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन हम सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं अपने सर्वाइवल की। वासिफ अली वासिफ का बड़ा प्यारा कॉल है, सिंपल सा, कि अगर तुम्हारा अपना बर्तन भरा होगा तभी तुम दूसरों का बर्तन भर पाओगे। अगर तुम्हारा अपना बर्तन खाली है तुम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। रियलिटी है, आप किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते। तो पहली स्टेज आपकी सर्वाइवल की होती है जिस पे आप जिंदा रहते हैं। दूसरी स्टेज आपके ड्रीम्स की या सहूलियात की या फैसिलिटेट करने की है, कि आप खुद के लिए जो है ना वो चीज़ें करते हैं अपनी सहूलियात के लिए। जहाँ पे आपको पैदल या बाइक पे सफ़र करना पड़ता है आप खुद के लिए गाड़ी लेते हैं। जहाँ पे आपको जो है वो मोबाइल हैंग होने का मसला है आप वहाँ पे आईफोन लेते हैं। जहाँ पे जो है वो आपने बाय रोड सफ़र करने पे आपको इश्यू होते हैं, आप बाय एयर जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो ये ड्रीम्स वाली लाइफ है। उसके बाद आ जाती है इन्फ्लुएंस वाली लाइफ तीसरे नंबर पे। कि बंदे की विश होती है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे पब्लिक को भी जो है ना वो इस चीज़ का फायदा दे सके, पब्लिक के लिए भी जो है ना वो कोशिश कर सके। मैं पर्सनली बताऊंगा, इस पे मुझे कोई फख्र नहीं है, या इस पे मुझे कोई अकड़ नहीं है, या इस पे कोई गुरूर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं तीसरी स्टेज पे तो हूँ, कि मैं पब्लिक के लिए करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। चौथी स्टेज पर आपको पता है कि वो एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि आफ्टर डेथ, मरने के बाद, जो कि एक रियलिटी है कि मरने के बाद जो है वो आपको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें, यानी कि जो है वो आपकी मैयत के ऊपर खड़े होके बोलें कि हाँ भाई ये बंदा जो था ना, इस बंदे की वजह से मेरी लाइफ पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था, इस बंदे की वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आया था। तो बंदे की ये कुछ चार विशेष होती हैं। लेकिन चूंकि सबसे पहला पॉइंट सर्वाइवल का है, तो हम सब इस टाइम जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जो है वो यही कोशिश करेंगे कि हम हर उस चीज़ को समझेंगे जिससे हम ज़्यादा टाइम के लिए जो है ना वो अपनी आमदन को बढ़ा सकें, ज़्यादा टाइम के लिए हम सरवाइव कर सकें। क्योंकि हमारे पास आज आके ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बचती है, कहीं और जाएंगे तो कोई या तो आपसे पैसे छीनने को बैठा होगा, या कोई ऐसा सोर्स होगा जहाँ पे कोई आपके साथ स्कैम कर देगा, या कोई ऐसा मामला होगा फ्रॉड हो जाएगा, या कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पे आप अपनी सारी उम्र या अपना सारा पैसा लगा देंगे और किसी और पे डिपेंड होंगे कि उसकी मर्जी होगी तो आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन से निकलते हुए जब हम रियल वर्ल्ड की तरफ आते हैं, असल जिंदगी में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि ट्रेडिंग आज आके एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मैं अपने पैसे को खुद कंट्रोल करता हूँ, खुद अपने हिसाब से लेके चलता हूँ। अब चूंकि कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया है, अब हम इसको किस तरह लेके चलेंगे उस चीज को समझने की जो है ना वो आज कोशिश करेंगे। ज्यादा लंबी स्लाइड्स नहीं है आज, आज ज्यादा जो है ना वो लंबी क्लास नहीं होगी, बट जो होगी वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ट्रेडिंग के अंदर इस चीज को मिस कर देते हैं तो मेरे ख्याल से फिर ट्रेडिंग करने का फायदा ही नहीं है। फिर आपको इससे अच्छा गैम्बलिंग कर लेनी चाहिए, आप जुआ खेलना शुरू कर दो। अगर आपको मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट करने नहीं आती, पैसे को संभालना नहीं आता, कहाँ पैसे को खर्च करना है, कितना करना है, किस टाइम के लिए करना है, तो वो अगर आपको तरीका या उस तौर का नहीं पता, तो फिर आप जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये एक रियलिटी है, आप जो है ना इस चीज़ को पर्सनल में ना लीजिएगा, बट आज नहीं तो कल हम पे ये टाइम आता ही आता है जहाँ पे हमें अपनी ज़ात के लिए डिसीजंस तो लेने पड़ते हैं, जहाँ पे हमें जो है ना वो दूसरों को छोड़ना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी का सोचना पड़ता है। मेरी लाइफ का एक असूल है, मैंने 2019 में अपना एक पेपर
पेपर के ऊपर मैंने अपनी लाइफ के 5 कानून लिखे थे, जो मैंने जिंदगी को खुद एक्सपीरियंस करके जो है ना लिखे थे, वो आज भी मेरे वॉलेट में मेरी आंखों के सामने रहते हैं। जिसमें सबसे पहला पहला कानून ये है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करनी है। फिर दूसरे नंबर पे आपके फैमिली और दोस्त आते हैं, और तीसरे नंबर पे दुनियादारी आती है। सिर्फ दुनियादारी वाले क्या सोचेंगे उस चीज को लेके बैठने से आप अपनी लाइफ खत्म नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली की लाइफ को स्टेक पे नहीं लगा सकते। आपको अपने लिए भी करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली के लिए भी करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले चूंकि आप खुद हैं, तो आपको अपने लिए तो करना ही पड़ेगा, ये तो लाजमी सी बात है। ठीक है। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले आपने जो है ना वो खुद से मोहब्बत करनी है, खुद का सोचना है। और खुद का सोचने के लिए आपको उन सारे तरीकों का पता होना चाहिए जहां पे आप मैक्सिमम टाइम के लिए सरवाइव कर सके। डार्विन की थ्योरी भी आपने सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, कि जो हमें सबसे ज्यादा फिट होता है, सबसे ज्यादा नॉलेज वाला होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो ज्यादा देर सरवाइव करते हैं उनकी निस्बत जो लेम होते हैं, बेकार होते हैं, या जिनमें काहिली या सुस्ती होती है। ठीक है, आप इस चीज को समझेंगे। तो खैर, मैं जो है वो स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? चैट में बता दीजिएगा, फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। चैट में बताइएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? जी, बहुत शुक्रिया। 1 मिनट, थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ। मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशो। बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर जब आप इन होते हैं, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होता है, या आपको पता होता है, या आप इस चीज़ को समझेंगे कि आप जिस बिजनेस के अंदर आए, ये बेसिकली फाइनेंस का बिजनेस है। फाइनेंस के हमारे पास कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। ये कुछ ही बिजनेस हैं जिनको फाइनेंस के बिना जो है वो ना तो स्टार्ट किया जा सकता है, ना ही जो है वो फाइनेंस के बिना ये बिजनेस चल सकते हैं। आज आप अपने किसी भी इलाके में जाते हैं, आपको हर इलाके के अंदर एक ब्रांच नजर आती है बैंक की। और उस बैंक के अंदर आप जाके देखते हैं कि उनका टोटल जो काम चल रहा होता है, वो पैसे की बेस पे चल रहा होता है। पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, उन्हीं पैसों में से स्टाफ को तनख्वाहें जा रही हैं, उसी पैसे में से चपड़ासी को भी खर्चा जा रहा है, उसी पैसे में से बिल्डिंग का रेंट दे हो रहा है, सारा कुछ वहीं से हो रहा है। वो फाइनेंस का बिजनेस है। अगर लोग डिपॉजिट करना छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस खराब होना शुरू हो जाएगा, उनका बिजनेस बंद होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये हमारे पास एक फाइनेंस का बिजनेस है, एज इट इज ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग भी फाइनेंस का बिजनेस है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, आपको इनकम भी पैसे में होनी है, आपका लगेगा भी इसमें पैसा, बिना पैसे के आप इसको कर नहीं सकते। डेमो अकाउंट पे आपका सिर्फ टाइम जाएगा, अदरवाइज आप वहां से कमाते तो कुछ नहीं हो, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो चूंकि हम अब रियल वर्ल्ड की तरफ आए हैं, हम रियल अकाउंट की तरफ आते हैं, जहाँ पे हमारा असली पैसा होगा। अब उस पैसे को हम उस तरह लेके चलेंगे जिस तरह ये हमारी ही लाइफ लाइन है, कि अगर ये पैसा खत्म तो लाइफ लाइन खत्म, सर्वाइवल खत्म। अगर ये पैसा है तो इसका मतलब हम फर्दर ऑन सर्वाइव कर सकते हैं। चूंकि रिस्क का ताल्लुक अल्लाह के साथ है, तो रिस्क तो हमें मिलना ही मिलना है, जितना हमारे नसीब का है। नफा नुकसान का मालिक भी अल्लाह है, ये हमारा ईमान है। तो इसी की बेस के ऊपर अगर हम देखें दुनियादारी को, तो हम तो ईजी होकर रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें जो है वो कोशिश करनी पड़ती है। कुरान की भी आयत है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो सही करता है। सही का जो मतलब है, इंग्लिश में अगर उसको बताऊं तो स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक का मतलब एहतजाज। या इसको सादे लफ्जों में बताऊं तो, आप अगर उम्रा पे जाते हैं या हज पे जाते हैं, तो आपको एक कंसेप्ट मिलता है वहां पे सफ़ा मरवा का, जहाँ पे आपको भागना दौड़ना होता है। सफ़ा का जो है वो सीन, और सॉरी, क्या कहते हैं, सफ़ा का एंड वाला हिस्सा आइन छोटी है, और मे बी उल्टा हो गया। सफा का सीन और मरवा का एंड वाला आइन छोटी है, इसको जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में सही कहते हैं। यानी कि जब आप सफा मरवा में दौड़ रहे होते हैं, ये 7 चक्कर काट रहे होते हैं, इन सातों चक्कर को जो है वो हम कहते हैं सही करना। कि हम जो है वो भाग दौड़ के जो है ना वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसी चीज से रिलेटेड अल्लाह ने भी हमें बता दिया हुआ है कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो उसके लिए आपको सही करनी पड़ेगी। सही का मतलब ये होता है कि आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, और इस लेवल की भाग दौड़ करनी पड़ेगी जिस तरह की भाग दौड़ सफा मरवा के मौके पे हो रही होती है, कि आपको रुकना नहीं और लगातार भागते रहना है पानी की तलाश में, जो कि मामला पहले हो चुका हुआ है, आप लोग डिटेल में जानते हैं ये चीज़। तो वो सही आप लोग अगर नहीं करेंगे, तो बैठे बैठे तो आपको वही मिलेगा। वो हजरत अली का भी एक बड़ा प्यारा कॉल है कि हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों को वो मिलता है जो कोशिश करने वालों के हाथों से बच जाता है। ठीक है, तो वो आपको बचा कुछ ही मिलेगा अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो।
अब कोशिश में हमारे पास सबसे अहम चीज फाइनेंस के बिजनेस के अंदर वो ये है कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड रेशो, कि आप पैसे को किस तरह मैनेज कर रहे हो, और आप जो है वो कितना रिस्क ले रहे हो और उसके बदले में कितना रिवार्ड जो है ना वो आप अटेन कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, गेन कर रहे हो या हासिल कर रहे हो। मुख्तलिफ लफ्ज है, मतलब एक ही है। सबसे पहले हम आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, कि अपने रिस्क और लॉस को मैनेज करने का नाम मनी मैनेजमेंट है। कि आपको जो है ना वो आप कितना रिस्क लोगे, कितना लॉस होगा, कितना जो है ना वो आप अपने पैसे को मैनेज कर रहे हो। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आती है 50,000 रुपये, और उस 50,000 में से आप 10,000 रुपये ट्रेडिंग में डालते हैं। तो यानी कि आपने जो है वो 20% अमाउंट का रिस्क लिया। अगर आपको लॉस होता भी है तो ऐसी सूरत में आपको 20% का लॉस होगा, बाकी का जो 80% है वो आपके पास सेफ है। ठीक है, जिससे आप घर का खर्च भी चलाओगे, जिससे आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी देखोगे और अपनी लाइफ को मेंटेन भी रखोगे, और खाने पीने का भी इंतजाम करोगे। लेकिन अगर वहीं पे आप 50,000 में से 40,000 ट्रेडिंग में डाल के उड़ा देते हो, तो ऐसी सूरत में पीछे जो 10,000 है उसमें से आपको टेंशन भी लगी रहेगी कि यार ये मेरे से क्या हो गया, यार मैं अब घर कैसे चलाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, पब्लिक ताने देगी कि शादी कर ली अब जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने पैसे को सही तरह से मैनेज नहीं किया। ये तो रियल लाइफ की एग्जांपल होगी। ट्रेडिंग में भी कुछ इस तरह का मामला है कि हमारे पास मनी मैनेजमेंट को लेकर दो डिफरेंट कंसेप्ट पाए जाते हैं। एक वो कंसेप्ट है कि जिसमें आप जो है वो ट्रेडिंग के अंदर जो पैसा डाल चुके हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, उस पर ट्रेड कर रहे हैं, आपने उसमें जो है वो पैसे को कैसे मैनेज करना है। और आपके पास जो बैक एंड पे पैसा पड़ा हुआ है जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डाला, तो बैकबोन के तौर पे, यानी कि अगर आपको पता है कि मुझे ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस हैं, अगर लॉस हो भी जाता है तो बैक एंड पे मेरे पास कितना पैसा पड़ा है कि कल को अपने उस लॉस को कवर करने के लिए मैं बाहर वाला पैसा इस्तेमाल करूंगा। इन दोनों कंसेप्ट्स को मनी मैनेजमेंट कहते हैं, कि ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट के अंदर हम जो पैसे को लेके चल रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाहर पैसे को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास मनी मैनेजमेंट आती है। इसके अलावा व्हाट इज रिस्क टू रिवार्ड रेशो? रिस्क टू रिवार्ड रेशो का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप जो है वो अपने फंड के ऊपर कितना रिस्क ले रहे हो और उसके बदले में आपका रिवार्ड कितना है। ठीक है, इसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास $100 का आपका अकाउंट है, उस पे आप रिस्क लेते हो $5 के ऊपर। अब आपका रिस्क वन वन एक गुना है और प्रॉफिट भी आपका एक गुना है। इसे 1:1 कहेंगे। रेशो प्रोपोर्शन है बेसिकली। अगर आपने मैथमेटिक्स स्टडी की होगी तो आपको आइडिया होगा रेशो क्या होती है, कि ये बेसिकली मल्टीपल होता है ऑपोजिट अमाउंट का। कि अगर यहाँ पे एक है तो दूसरी तरफ भी एक है, तो दोनों तरफ एक गुना काउंट होगा। अगर एक तरफ एक है और दूसरी तरफ दो है, तो मतलब जो इधर की अमाउंट है दूसरे वाली उसकी डबल अमाउंट होगी। मैं आपको जो है ना फिर एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका $100 का अकाउंट है, आपने $100 में से $5 पे रिस्क लिया कि अगर मुझे लॉस हुआ तो $5 का होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो वो भी $5 का होगा। तो इस रिस्क रिवार्ड रेशो को हम कहेंगे 1:1। ठीक है, लेकिन जो रेकमेंडेड होता है वो 1:2 होता है। अगर आप मेरे बिजनेस की या अवकाश भाई के बिजनेस की बात करेंगे, हम जिस रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर काम करते हैं वो 1:2 है। यानी कि हम $5 के ऊपर रिस्क लेते हैं कि अगर लॉस होगा तो $5 का होगा, और रिवार्ड जो होता है वो इसका डबल होता है, यानी कि $10। कि अगर हमें लॉस हुआ तो $5 का होगा, प्रॉफिट होगा तो $10 का होगा। इस चीज को हम कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो, जो रेकमेंडेड 1:2 होती है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी लेके चल सकते हैं। आप कहते हैं मैं 1:2 को नहीं मानता, 1:1 को नहीं मानता, मैं 1:3 को मानता हूँ। तो आप फिर इस तरह करेंगे कि आपका $5 का लॉस का आप रिस्क सेट करेंगे और $15 का प्रॉफिट का रिस्क सेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको 1:3 का जो है ना वो रिस्क रिवार्ड रेशो मिलेगा। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशो और मनी मैनेजमेंट का आई थिंक सो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं भी समझ आई होगी तो आगे सवाल पूछ लीजिएगा। अब मनी मैनेजमेंट के कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, नो यूर रिस्क पर ट्रेड, कि आप जो है जो भी ट्रेड करते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपका फंड कितना है और उस पर आप कितना रिस्क ले रहे हो। जो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ वो 2% का करता हूँ, कि अपने 2% फंड के ऊपर रिस्क लें, या मैक्सिमम 3% पे जाए, इससे ज्यादा ना जाए। रिवार्ड आप रेशो 1:2 रखें, यानी कि अगर आपको $100 के ऊपर 3% का आप रिस्क लेते हैं, तो आपको लॉस होगा तो $3 का, प्रॉफिट होगा तो $6 का। तो आप एक टारगेट सेट कर लेंगे कि यार पर डे का मैंने जो है ना वो $15 फॉर एग्जाम्पल निकालने हैं। या $100 का अकाउंट है, हम कहते हैं 15 पे नहीं जाते, हम $5 पे आते हैं कि मैंने पर डे के $5 निकालने हैं। तो मैं दो ट्रेड्स लूंगा पूरे दिन में, जिनके अंदर मेरा जो रिस्क होगा वो
$3 का होगा, यानी कि मुझे अगर लॉस होगा तो $6 का, और अगर प्रॉफिट मुझे चाहिए तो चूंकि इसका डबल होगा तो मुझे $10 से $12 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो पूरे दिन में अगर मेरा रिस्क हिट हो जाता है तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, अगर मेरा प्रॉफिट हिट हो जाता है, रिवार्ड हिट हो जाता है, तो मैं तब भी ट्रेडिंग छोड़ दूंगा और अगले दिन पे चला जाऊंगा और अगले दिन का टारगेट पूरा करूंगा। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मैंने समझाया था, ऐसा पॉइंट जहां पे आप अपना लॉस डिफाइन करते हो कि यहाँ तक मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आपने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का लाजमी इस्तेमाल करना है, कि जिसमें आप एक स्पेसिफिक अपना लॉस तय करके रखोगे कि इतना लॉस मैं बियर करूंगा, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़्यादा लॉस से बच जाऊंगा, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मैं प्रॉफिट की तरफ जाऊंगा, तो प्रॉफिट में भी जो मेरा टारगेट है वो टारगेट मैंने लाजमी अचीव करना है। फिर रिस्क टू रिवार्ड रेशो, आप जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखोगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हुई है, कि आप जो है वो तय करोगे कि आपको कितने गुना रिस्क में रहना है और कितने गुना प्रॉफिट में, और कोशिश ये करनी है कि आपका जितना रिस्क हो उसका डबल तो कम से कम जो है ना वो आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और इनकम होगी। अदरवाइज 1:1 पे रहेंगे तो एक दिन लॉस हो गया तो वही नुकसान में चला गया, अगले दिन प्रॉफिट हो गया तो पैसा वहीं का वहीं रुका हुआ है, सिर्फ दिन गुजर रहे हैं। डोंट ट्रेड इमोशनली, आपको जो है ना वो जज्बात के साथ ट्रेड नहीं करनी। इमोशंस हमारे अंदर कुछ पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास फियर है या उम्मीद है, इन चीज़ों की जो हमारे पास इमोशंस होते हैं, खैर ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। हमारी जो कल वाली लास्ट क्लास होगी वो साइकोलॉजी के ऊपर होगी, उसमें इमोशंस को ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ट्रेड को इमोशनली नहीं करना, आपने फैक्ट्स पे चल के काम करना है, आपने एनालिसिस पे चलना है या न्यूज़ पे चलना है, जैसे मर्जी चले, लेकिन जज्बात पे आपने बिल्कुल नहीं चलना। सिंगल स्ट्रेटजी, आपके पास जो स्ट्रेटजी है उसी पे स्टिक रहना है, उसी स्ट्रेटजी में आपको लॉस भी हो रहा है तो स्ट्रेटजी नहीं छोड़नी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्पॉट रेजिस्टेंस पे काम किया, आपको 10 दिन प्रॉफिट हुआ, 11वें दिन लॉस हुआ, आपने कहा स्पॉट रेजिस्टेंस ही बेकार चीज है, मैं कोई और स्ट्रेटजी सीख के जो है ना उस पर काम करूंगा। फिर वो आपने सीखी, उसमें 2-4 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, आपने कहा नहीं जी ये भी ठीक नहीं है, आप किसी और पे काम करता हूँ। तो ऐसे आप डबल ट्रिपल माइंडेड हो जाएंगे, आपका कभी ठीक तरीके से जो है ना वो ट्रेड को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, इसमें कमा नहीं पाएंगे। वर्क ऑन स्पेसिफिक पेयर्स, अपने 2 से 3 पेयर सेलेक्ट करें, सिर्फ उन पे काम करें, ज्यादा पेयर्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग ग्लिच कर जाएगा, आपका एरर आ जाएगा, बग्स आ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप सिर्फ 1 या 2 पेयर मैक्सिमम सेलेक्ट करो, उन्हीं के ऊपर जो है ना एनालिसिस करो, उन्हीं के ऊपर ट्रेड करो, उसी में रिस्क रिवार्ड रेशो की बुनियाद के ऊपर पैसे कमाओ या गवाओ, सिंपल। ज्यादा चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब ट्रेड कर रहे होते हो या आप कहीं पे फोकस्ड होते हो तो आपकी एनर्जी यूज हो रही होती है, तो जितनी आप में लो एनर्जी होगी उतना आप डिसीजन जो है ना डिसीजन मेकिंग गलत करोगे और आपको नुकसान के चांसेस जो है ना वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए एनर्जी फुल रखनी है, उसके लिए टास्क कम लेने हैं, कम पेयर चूज करने हैं, एक स्ट्रेटजी पे रहना है, ज्यादा सोचना नहीं है, रिस्क रिवार्ड रेशो सेट करना है, स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना है, और अपना रिस्क डिफाइन करके रखना है कि मैंने अपनी कौन सी ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। ये कितना रिस्क होता है, क्या होता है, पिप्स के ऊपर क्या अमाउंट्स मिलती हैं, वो सारा मैंने क्लास 2 में बता दिया था। अगर फिर भी नहीं आपको याद या कुछ भी तो आप क्लास 2 दोबारा ले सकते हैं। अब आप जो है ना सबसे पहले बेसिक मिस्टेक्स को जो है ना वो अपनी खत्म करेंगे। फॉर बिगनर्स, बिगनर, अब आप यहाँ पे ना एक अमाउंट देखिएगा, $100 से $1000 ट्रेडिंग की जुबान में बिगनर्स काउंट होते हैं। ये वो हैं जिनको अभी कख भी नहीं पता ट्रेडिंग का, तो वो इस अमाउंट से शुरू करते हैं। अब जिनको पता होते हैं उनके फिर 1-1 लाख डॉलर, 10-10 लाख डॉलर के अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिंग में, फिर वो छाप रहे होते हैं असली पैसा। लेकिन ये बिगनर्स के लिए चूंकि ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है, तो $100 से $1000 चूंकि आपकी अमाउंट है, तो आपने कौन से पेयर से अवॉइड करना है और कौन से पेयर्स पे आपने फोकस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम गोल्ड का है, क्योंकि गोल्ड में वॉलेटाइलेशन जो है ना वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है उसमें, और ज़्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से वो तेज़ी से मूव करते हैं, उसमें न्यूज़ेस भी आती हैं, उसका इम्पैक्ट भी होता है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि गोल्ड में ट्रेड करें, टाइम बचता है, लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी है, आप कौन सा भी जो है ना वो पेयर्स यूज़ करें, अपनी करेंसी का पेयर यूज़ करें या कुछ भी करें, लेकिन वो पेयर आपने यूज़ नहीं करने जिनमें जो है वो वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है या जिसमें फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो गोल्ड भी उसी में ही आता है, लेकिन ये कोई ऐसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी पेयर यूज़ करें, तरीके से करें, कोई मसला नहीं। अब $1000 एज एग्जाम्पल हम लेते हैं कि $1000 का अगर आपका फॉर एग्जाम्पल फंड है, तो इस पे हम क्या रूल इस्तेमाल करेंगे, अगर हम 0.01 का लॉट साइज
हर $200 के ऊपर चार्ज करते हैं। ठीक है, हर $200 के ऊपर, यानी कि आपके $1000 को 5 हिस्सों में तकसीम करें तो 200 के 5 हिस्से बन जाएंगे। तो हम हर $200 के ऊपर 0.01 का लोड साइज जो है ना वो टारगेट करेंगे, जिसपे हमने जो है वो प्रॉफिट का जो मार्जिन रखना है वो $10 से $20 रखना है। ठीक है, यानी कि आपने मैक्सिमम $20 कमाने हैं $200 के ऊपर। $100 पे आपकी अमाउंट $10 हो जाएगी, और $1000 पे ये अमाउंट ऑटोमेटिकली $200 हो जाएगी। कि $200 तक का आपका टारगेट होगा $1000 के ऊपर, कि $200 जो है ना वो मैंने निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, और अगर मुझे लॉस होगा तो वो 1% का होगा, यानी कि इसका हम आधा करेंगे। अगर $20 का आपने रखा हुआ है टारगेट, तो $10 आप लॉस बर्दाश्त करके भी मार्केट से साइड पे हो सकते हैं। पर डे का टारगेट आपका 1 से 2% का होगा। अगर 1000 का 1 से 2% निकालेंगे तो $10 से $20 बनते हैं। तो $10 से $20 जो है ना वो अगर आप पर डे का निकाल रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। और लोग तो 1000 के ऊपर एक हफ्ते में 1000 बना जाते हैं, बल्कि लोग तो $200 के ऊपर $2000 बना जाते हैं एक महीने में, सॉरी एक हफ्ते में। तो ये हर चीज की पॉसिबिलिटी है, लेकिन चूंकि हमने तरीके से चलना है तो तरीके से चलना ज्यादा मुनासिब है, लंबा सरवाइव करना है। तो हमने इतना जो है ना वो अपना टारगेट रखना है, और रिस्क हमने 1% का रखना है, यानी कि $10 का। लॉस होगा तो $10, प्रॉफिट होगा तो $20। तो ये हमारे लिए एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो बन जाएगा। ठीक है, अब हम एसएल लगाते हैं फॉर एग्जांपल 20 से 40 पिप का। हम कहते हैं कि मैं जो है ना वो 20 से 40 पिप का एसएल लगाता हूँ, तो मुझे हर 20 पिप के ऊपर $2 का लॉस, और हर 40 पिप के ऊपर $4 का लॉस होगा। ठीक है, तो अगर मुझे $2 से $4 का अगर लॉस हो रहा है, तो इन पिप्स को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, कितनी ट्रेड्स के अंदर डिवाइड करूंगा। अब मिसाल के तौर पे मैं 40 पिप का एसएल रखता हूँ, और उसमें 3 ट्रेडें लेता हूँ, तो मुझे $12 का लॉस होगा। $4 का एक ट्रेड में लॉस, तो 3 ट्रेडों में मेरा लॉस होगा $12 का। ठीक है, तो एट अ टाइम आपका टारगेट इन 3 ट्रेडों में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना स्टॉप लॉस छोटा रखते हो 20 पिप का, तो आपके 5 ट्रेडों में अगर 20 पिप का जो है वैसल रखते हो, तो आपको टोटल $10 का लॉस होगा, और आप 5 ट्रेडें भी लेंगे। लेकिन ये 5 ट्रेडें सारी की सारी लॉस में जाएंगी, ये लाजमी नहीं है। 5 ट्रेडों में अगर ट्रेडें प्रॉफिट में चलेंगी तो आपका टारगेट भी अचीव हो सकता है। तो मंथली टारगेट आप 10 से 20% का रखें, $100 से $200 $1000 के ऊपर। तो सर अगर आप नोटिस करें, तो $100 से $200 यानी कि 30,000 से 60,000 रुपए आप अगर मंथली टारगेट रखते हैं, तो मेरे हिसाब से $1000 की अमाउंट तकरीबन तकरीबन 3 लाख बनती है। तो 3 लाख की अमाउंट लगाने के बाद अगर आप हर महीने 60,000 रुपये निकालते हैं, तो ये बहुत हैंडसम अमाउंट है, बहुत ज़बरदस्त अमाउंट है। 20% बनता है। आप अगर रियल लाइफ में आएंगे, आप देखेंगे कि फिजिकल बिजनेसेस के अंदर सबसे जो टॉप पे बिजनेस चलता है वो रियल एस्टेट का बिजनेस है। और वहां पे भी आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है 20,000 रुपये मंथली रेंट लेने के लिए। कि आप एक 1 से 1.5 करोड़ का एक घर बनाते हैं, और उसे जब रेंट आउट करते हैं, तो आपको 20 से 30 हजार रुपये सिर्फ मंथली रेंट आता है। जो उसका कितने परसेंट बनता है आप खुद हिसाब लगा लें। तो यहाँ पे ये बिजनेस आपको इस तरह का मिला है कि जहाँ पे सिर्फ 3 लाख के अमाउंट के ऊपर आप इजीली हर महीने का 30,000 से 60,000 रुपए, या 50,000 से 60,000 रुपए भी निकालें। तो बहुत जबरदस्त चीज है। निकालते रहे, सरवाइव करते रहे, निकालते रहे, सरवाइव करते रहे। जिस दिन आपका अपना 1000 बाहर आ गया, यानी कि आपने 1000 के ऊपर 1000 बना लिया और 1000 बाहर आ गया, तो आपको इस 1000 की फिर टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद आप इस पे खुल के रिस्क लें, कोई मसला नहीं है। फिर ये कौन सा आपका पैसा है, आपने मार्केट से तो अपना पैसा निकाल लिया। फिर इस पे आप 1000 पे 1000 बना लें एक दिन में, कोई मसला नहीं है। फिर वो आपकी ड्रीम वाली लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप अपनी चीजें पूरी करें, उड़ भी गया तो आपको दुख नहीं है। फिर आपको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आप अपना पैसा निकाल चुके हो। तो ये हमारे पास आज की ओवरऑल क्लास थी। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो चैट में पूछ लो। किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। 500 डॉलर से डेली का कितना प्रॉफिट निकालें। अगर आपके पास $500 है, तो मेरे हिसाब से $25 जो है ना आप इसका टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आप मीडियम रिस्क के ऊपर आते हैं। नहीं तो लो रिस्क पे जितना नीचे जाते जाएंगे, आप $5 $10 पे निकालें, इनफ है। मीडियम रिस्क में $25। और अगर हाई रिस्क पे आते हैं, तो आप $50 से $100 भी पर डे का निकाल सकते हैं। अब ये रिस्क आपने डिफाइन करना है कि आप मीडियम रिस्क की तरफ रहोगे या लो रिस्क की तरफ।
लो पे चलेंगे तो ज्यादा देर सरवाइव करेंगे, मीडियम पे रहेंगे तो 50-50 वाला सीन है। तो 25 बहुत है। जी जी, 25 बहुत है $500 के ऊपर। पर डे का अगर $25 है तो ये 10 दिन का बनता है $250, और 30 दिन का ये बन जाएगा $750। तो $500 के ऊपर आप एक महीने में $750 निकाल सकते हो। मीडियम रिस्क है बेसिकली ये $25। तो मीडियम रिस्क पे $750 निकल आए, यानी कि अपनी अमाउंट भी आ गई, $250 ऊपर भी आ गए, और 500 भी अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो इससे बेहतर फिर क्या होगा, जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन हर बार आपकी ट्रेड रिवार्ड को हिट नहीं करती, रिस्क को भी हिट करती है, यानी कि लॉस भी होता है। तो हम राउंड अबाउट फिगर अगर 500 पे 500 भी निकाल लेते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है मीडियम रिस्क के ऊपर। अगर लो रिस्क पे आते हैं तो 500 पे $250 निकालें, ज़बरदस्त है महीने का। और अगर सेफ ट्रेड करें तो सेफ ट्रेड बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस कैसा है, और डिपेंड करता है कि आप अपना एनालिसिस जो है ना उस पर आपका बिलीव कितना है। आप एनालिसिस करना नहीं आता अगर आपको, और आप उस पे जो है ना सेफ ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपकी हर ट्रेड लॉस में जाने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने एनालाइज तो किया नहीं है और पता नहीं है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर एनालिसिस स्ट्रांग है, उसके बाद आप सेफ ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप तय करेंगे कि आपने लो रिस्क लेना है या हाई रिस्क। उसमें भी आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कंफर्मेशन है कि वाकई मार्केट मेरे हक में जाएगी। तो ऑब्वियसली आप अपना रिवार्ड ज़्यादा रख के वहाँ पे ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे। चूंकि साइकोलॉजी के अगेंस्ट है, आप लालची ना हो जाए, इसलिए जो है वो आप कोशिश यही करेंगे कि अपना एक डेली का टारगेट रखें। मार्केट जिस दिन हक में हो या ना हो, जैसे ही अपना टारगेट अचीव हो गया साइड पे हो जाए। तो ये रियलिटी है आफ्टर ऑल। तो मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। टाइम फ्रेम। आ उकाशा भाई, इसमें टाइम फ्रेम का ताल्लुक नहीं है, ट्रेड का ताल्लुक है कि आप कितने पिप्स की ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम तो सिर्फ कैंडल्स की मूवमेंट होती है ना, वो तो एनालिसिस के टाइम पे काम आती है। रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट के टाइम पे आप एनालिसिस करने के बाद इसको देखते हो ना, कि मेरे पास फंड कितने और मैंने कौन सा लॉट साइज यूज करना है। इसमें टाइम फ्रेम का कोई ताल्लुक नहीं है। टाइम फ्रेम का ये इसका ताल्लुक होता है जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके आप कंफर्म कर चुके हो कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। फिर उसके बाद आप चूंकि ट्रेड ले रहे हो, तो आपके पास फंड कितना है, उस फंड पे आप कितना रिस्क लोगे, ये तब डिसाइड करते हो, फिर आप टाइम फ्रेम नहीं देखते। मजीद किसी भाई का कोई सवाल हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो। ग्रीड से कैसे बचें? ये वैसे साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये कल की क्लास में जब समझाऊंगा तो आई थिंक सो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डिटेल में बताऊंगा। अभी डिटेल देने बैठा तो मजीद मुझे लगता है कि आधा घंटा चाहिए होगा इस चीज़ पे। बट इसका सिंपल सा तरीका ये है कि ऐसे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले जो है वो एक ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे है आपके इर्द गिर्द आपको तंग करने वाला कोई ना हो, आपको कोई प्रेशर डालने वाला ना हो, टेंशन देने वाला ना हो। तो आप इजी वे में जो है ना वो आप इन इमोशन से बच सकते हैं, क्योंकि आपके जहन में मल्टीपल थॉट्स नहीं होंगी। यानी कि अगर आपको ये टेंशन है कि यार मैंने घर का खर्चा चलाना है, तो आप ऑटोमेटिकली लालच की तरफ आएंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लूँ ताकि मेरे मसले हल हो जाए। तो इन मसले हल करने के चक्कर में आप लालच की तरफ आएंगे, तो एक तो अच्छा एनवायरनमेंट ज़रूरी है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको कहते हैं ना कि हाउ हाउ का जवाब हमेशा वाई होता है। कि कोई अगर आपसे पूछता है कैसे करना है, तो आप उल्टा उससे पूछ लो कि क्यों करना है। मिसाल के तौर पे मैं किसी से पूछता हूँ कि यार मैंने $1000 कमाने हैं, तो मैं अब ये कैसे कमाऊं। तो अगर सामने वाला मेरे से पूछ लेगा कि यार तूने $1000 कमाने क्यों है, तो मेरे पास जब एक स्पेसिफिक रीजन होगी कि मैंने जो है ना वो क्यों करना है ये काम, तो फिर मैं उसको इजीली कर भी पाऊंगा और उसमें खराब भी हो सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अब फॉर एग्जांपल मुझे $1000 चाहिए इसलिए कि मैंने अपने लिए आईफोन लेना है। हाँ, तो आईफोन मैंने भी पसंद किया हुआ है जी, 16 प्रो मैक्स लेना है मैंने। अब मेरे जहन में एक टारगेट है, मैंने 16 प्रो मैक्स लेना है। लेकिन बजाय इसके कि मैं उसको वन बाय वन करके अपने टारगेट्स को आहिस्ता आहिस्ता अचीव करूं, मैं इस लालच में अगर ट्रेड करता हूं कि जी मैं ये क्यों कर रहा हूं, और मैं जो है ना अगर ये चीज़ मुझे एक ही झटके में मिल जाती है तो क्या ही बात है। तो ऐसे चक्कर में फिर आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली ग्रीड में इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास एक वाय है, वजह है कि आप ये कर क्यों रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी देंगे अपनी सेफ ट्रेडिंग को, टारगेट्स को प्रायोरिटी देंगे, फिर इमोशन से बचना आसान है।
वाइफ से कैसे बचा जाए ट्रेड टाइम में? यार ये मैं अब क्या जवाब दूं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बट ये है कि इसका एक तरीका, चूंकि मैं दुनियादारी से वाकिफ और मैं समझता हूँ, इसका बेहतरीन हल ये है कि आप उन्हें ऑफर कराएं। दो ऑफर्स करा सकते हैं कि अगर आप 1 घंटे के लिए चुप करके बैठेंगी तो आपको शॉपिंग या फिर अच्छा खाना या फिर बाहर चल के खाना खाएंगे या आउटिंग पे जाएंगे, ये ऑफर करवा दें। या फिर उनके मायके जाने का वेट करें फिर ट्रेड करें। उसे शॉपिंग के लिए पैसे दें ताकि वो बाहर चली जाए। यार देखो कौन सा टॉपिक स्टार्ट होंगे। शॉपिंग के लिए पैसे दें ताकि वो बाहर चली जाए। फिर बंदे को और ज्यादा टेंशन पड़ जाएगी कितने चली गई है। तो रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, वाकई सही बात है। तो आप टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछ लें। अब यार इनके मैं क्या जवाब दूं, जिनमें कल को मैंने खुद फंस जाना है। चले ठीक हो गया, वेबिनार एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।